मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड था, जिसमें हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो अदर गैसेस हैं उनकी सोलिबिलिटी बताई थी। और सोलिबिलिटी जो ज़्यादातर गैसेस में डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर। यहाँ पर हमने हेनरी लॉ के बारे में एक्सप्लेन करा था इससे पहले वाली वीडियो में। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक ये वाला फॉर्मूला था। एक फार्मूला ये भी था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जैसे डायरेक्टली हटाते हैं तो क्या होता है बेटा, के एच क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। पर हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, ज़्यादा। और के एच की वैल्यू ज़्यादा तो सोलिबिलिटी क्या होती है बेटा, कम होती है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और टेबल में भी हमने इसको पढ़ा था कि किसकी के एच की वैल्यू ज़्यादा है वो कम सोलिबल है, जिसकी के एच की वैल्यू सबसे कम है लाइक फॉर्मेल्डिहाइड ये ज़्यादा सोलिबल है। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर बेटा, नाइट्रोजन गैस को बबल किया जा रहा है पानी के अंदर 293 केल्विन पर। हाउ मेनी मिली मोल ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व होगी 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है बेटा, 1 लीटर दे दी, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दे दिया और के एच की वैल्यू दे दी यहाँ पर 76.48 किलो बार। ये किलो है, के मीन्स किलो। अब P का फॉर्मूला हम लगाते हैं, P इक्वल टू के एच एक्स, तो हम क्या निकालेंगे, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन। क्योंकि हमारे पास P जब बेटा के एच एक्स, हमारे पास एक्स नहीं है ना, तो एक्स निकालेंगे हम, तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। उसके बाद मोल मिली मोल निकलेंगे, मिली मोल मतलब मिली का मतलब 10⁻³ मोल में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर दे दिया 0.987 बार और यहाँ दे दिया किलो बार। अब किलो को उसने कन्वर्ट कर दिया बेटा किस में, 76.48 है, इसको हमने क्या करा, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते 2 जीरो नीचे, 2 जीरो कट कर क्या आ जाएगा, 76,480 बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, मोल। ठीक है बेटा, मोल आ गए 1.29 × 10⁻⁵ मोल। अब बताओ 1 लीटर में पानी के मोल कितने होते हैं। देखो 1 लीटर मतलब 1000 को आप 18 से डिवाइड करते हैं ना बेटा, 1000 को हम 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 55.5। तो बेटा पानी के अंदर जो नंबर ऑफ मोल है ना वो 55.5 होते हैं, फिक्स होते हैं, याद करना आपने। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो नीचे वाली जो नंबर ऑफ मोल है उसको क्या करेंगे, हम नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब स्मॉल अमाउंट में जब कंसनट्रेशन होती है ना बेटा, तो हम उसको क्या करते हैं, नीचे वाले को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पानी की कंपैरिजन बहुत कम है। तो हम एक्स के ऊपर गिवन है ये यहाँ रख दो और एन की वैल्यू निकल जाएगी और 50.5 को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7.16 × 10⁻⁴ मोल। आपने मिली में चाहिए ना बेटा, मिली क्या होता है 10⁻⁻3, तो यहाँ से 10⁻³ मिली के लिए निकाल दो, बचेगा 10⁻⁻1, ये इसको ऐड कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा मिली मोल में। इसी तरह से बेटा 2 क्वेश्चन और हैं ये वाले, ये खुद ट्राई करके देखना। ठीक है बेटा, ये हेनरी लॉ के ऊपर, ये बिल्कुल सिंपल से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। और हेनरी लॉ की एप्लीकेशन हमने लास्ट टॉपिक में बताई थी, सोडा वाटर हो गया, स्कूबा डाइवर जो साथ ले जाते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर, या पहाड़ों में चढ़ते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है, ये सारी इसकी हेनरी लॉ की क्या थी, एप्लीकेशन थी। ये 3 एप्लीकेशन है, ढंग से कर लेना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा वेपर प्रेशर और लिक्विड सोल्यूशन। वेपर प्रेशर मतलब लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। जैसे मान लो ये देखो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, इसके पार्टिकल ऊपर हैं, पर ये कंटेनर बंद कर रखा है क्योंकि ये सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल। तो इस ये पार्टिकल जो ऊपर हैं ये भी क्या शो करेंगे, अपना प्रेशर शो करेंगे। तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि वोलेटाइल लिक्विड का प्रेशर क्या होगा। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास वो बाइनरी होते हैं। कहता है कि लेट अस कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन टू वोलेटाइल लिक्विड और डिनोट द 2 कंपोनेंट P1 1 और 2। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन लेने हमने 2, जो उनके 2 वोलेटाइल लिक्विड हैं उनको कंपोनेंट 1 और 2 नाम देंगे, और उनको दोनों को क्लोज वेसल में हमने बंद कर रखा है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। और बहुत कंपोनेंट दोनों के क्या बनेंगे, वेपर प्रेशर बनेंगे, और फिर वो इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम दोनों में रीच होगा, वेपर फेज और लिक्विड फेज में। जितने पार्टिकल वेपर में है उतने लिक्विड में है, इस तरह एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ओके, द लेटेस्ट टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज P टोटल,
और हम दोनों का अगर मान लो हम मिला देते हैं तो टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों का टोटल P1 प्लस P2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर टू कंपोनेंट हो जाएगा 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, और पार्शियल प्रेशर जो होता है वो रिलेटेड होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, जैसे कि हमने हेनरी लॉ में हमने पढ़ा भी था x1 और x2। फिर एक फ्रेंच केमिस्ट आया था रोल्ट, इसका 1886 में तो उन्होंने एक क्वांटिटिव रिलेशनशिप निकाला था, और इनका जो लॉ का नाम था रोल्ट लॉ। वो क्या कहते हैं, देखो, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, उसमें पार्शियल प्रेशर जो होगा ना बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में होगा। मतलब पार्शियल प्रेशर जो होगा ऑफ ईच कंपोनेंट मीन्स P1 डायरेक्टली होगा मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में पाए जाते हैं x1 के। जैसे डायरेक्टली हमने हटाया तो क्या है बेटा, P1 नॉट, ये P1 नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर मतलब लिक्विड कंपोनेंट का प्योर प्रेशर को क्या बोलेंगे, P1 नॉट। इस तरह से सेकंड कंपोनेंट का बना था P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ अगर हम देखें ये इन दोनों का अगर मान लो कंबाइन कर भी रखा है तो डेल्टा भी किसके बराबर आएगा, P1 प्लस P2। P1 का ये फॉर्मूला है, P2 का ये वाला फॉर्मूला, दोनों को यहाँ पुट कर दो, x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। तो हमें पता है कि x1 प्लस x2 बेटा किसके बराबर होता है, 1 के। अगर मान लो हम x जो 1 है x2 लेते हैं वो किसके बराबर आएगा, 1 माइनस x1 के। तो x2 1 माइनस x1, तो ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, चाहे अगर आप ये x1 नहीं लेते तो आप x2 ले सकते हो 1 माइनस x1। ठीक है, जो भी हमें उचित लगेगा हम ले लेंगे। तो x1 की जो वैल्यू है x1 ले लो यहाँ पर, x1 इक्वल टू 1 माइनस x2। तो इस वैल्यू को यहाँ पर उठा के रख दो, और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे x2, तो हमारे पास P टोटल आ जाएगा P1 नॉट इंटू P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। बेटा ये जो आया है टोटल प्रेशर, हमें पता चलता है कि ये किसी एक ही मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे x1 के ऊपर डिपेंड करे या x2 के ऊपर डिपेंड करे, वो हमारी मर्जी रहेगी। यहाँ पर हम कैसे किस वे में निकालना चाहते हैं। टोटल वेपर प्रेशर और द सॉल्यूशन जो होगा वो रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, किसी एक मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। मतलब ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर होगा बेटा दो लिक्विड का सेम नहीं होगा, एक का बेटा ज़्यादा होगा। जैसे इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ डबल ग्राफ है, इसका नीचे मोल फ्रैक्शन इधर वेपर प्रेशर, एक है P1 प्रेशर है, P1 का कम है, P2 का क्या है ज़्यादा। तो यहाँ पर P1 और ये P1 नोट प्योर ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये P2 नोट की कांस्टेंट है। मोल फ्रैक्शन अगर मान लो ये ग्राफ हमने इधर लिया है तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ से अगर ग्राफ लेता है P2 का तो यहाँ पर x2 की वैल्यू 1 है, x जो 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर इनिशियल 0। तो इसको तो जब दोनों प्रेशर को मिलाया गया तो P टोटल आया P1 प्लस P2। टोटल प्रेशर P1 और P2 अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बात करते हैं। तो ये कहता है टोटल प्रेशर ओवर द सोल्यूशन जो है वो वेरी कहता है लीनियर विद द मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 2। मतलब सीधा ही कहता है कि प्रेशर जो लीनियर डिपेंड कर रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के ऊपर। डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, टोटल वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन के ऊपर होगा वो डिक्रीज हो या इंक्रीज दोनों हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। अगर कंपोनेंट 1 बढ़ाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज दोनों हो सकते हैं, वो अलग अलग केस में वेरी करेगा। अब ये वाला जो चीज़ें थी यहाँ पर रोल्ट लॉ है, इंपॉर्टेंट है वेरी। अगर कहता है कि जब हम दो कंपोनेंट को जब ये पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पर जो वेपर फेज के भी पार्टिकल हो गए ना बेटा, वेपर फेज के पार्टिकल्स मतलब वेपर में भी मोल जाएगा, तो उसके लिए वेपर y1 और y2 ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज भी निकाले गए हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन। P1 इक्वल टू y1 P टोटल, P2 इक्वल टू y2 P टोटल। ठीक है, ये P2 के लिए है और ऊपर वाला क्या है, y1 के लिए। y क्या है, इट इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है बेटा, यहाँ तक करो।